वीडियो को अंत तक देखें, अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा डायनेमिक पार्ट है। इसको थोड़ा सा हर बार अपडेट करने की कोशिश आप ज़रूर करिएगा। और कभी भी वीडियो देखने से पहले उसको आप यह भी समझ लीजिए क्या ये लेटेस्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं आज पढ़ाने वाला हूँ IUCN का रेड लिस्ट। तो इसमें सबसे एक बड़ी बात है कि ये लिस्ट जो है आपका समय समय पर अपडेट होती रहती है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बातें बताऊँगा वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, वो आपके नेचुरल कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो IUCN का जो रेड लिस्ट निकाला जाता है वो आपका जो दुनिया में जितने भी संकटग्रस्त या फिर थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, चाहे वो आपका पौधे हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, उनकी एक लिस्ट निकालता है, जिसमें यह बात कही जाती है कि उनको किस कैटेगरी में रखते हुए उनके संरक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि IUCN का जो रेड लिस्ट है वो इस बात पर गौर करता है कि कैसे किसी भी दुनिया के कोने में कौन सी स्पीसीज़ जो है किस कंडीशन में है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1964 में रेड लिस्ट निकालने की शुरुआत की गई थी। और इसमें ध्यान दिया जाता है कि ग्लोबल बायोलॉजिकल जो स्पीसीज़ है उनके कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है। और IUCN के माध्यम से ये आपका डेटा जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि पहले IUCN क्या है। अगर IUCN हम समझ में आ गया तो उसके बाद ये IUCN का रेड लिस्ट निकलता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और हम यह भी डिस्कस करेंगे कि भारत में IUCN के रेड लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, कौन कौन सी स्पीसीज शामिल हैं, उनकी भी चर्चा हम कर लेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN, आई का मतलब हुआ इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन फॉर, सी मतलब हो गया कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर मतलब होता है कि प्रकृति में जो भी आपका संरक्षण है, तो उसके लिए जो आपका इंटरनेशनल संगठन है उसको IUCN बोल रहे हैं। ये क्या करता है कि ये डेटा गैदरिंग करता है और एनालाइज करता है। और किस बेसिस पे डेटा गैदरिंग करता है, वो प्रजातियों को लेकर के, पेड़ पौधों की प्रजातियों को लेकर के, जीव जंतुओं की प्रजातियों का, उसको डेटा अध्ययन करता है और उसको कई कैटेगरी में डिवाइड करके मतलब पब्लिश करता है उसका डेटा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ग्लैंड जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और 5 अक्टूबर 1948 को इसको जूलियन हक्सले के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन 1964 से, यहाँ पर जैसा मैंने पहले ही बताया कि 1964 से इसने डेटा निकालना शुरू किया था। तो वो बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको जरूर हो सकती है। अगर हम लेटेस्ट IUCN के रेड लिस्ट डेटा 2019 की बात करेंगे तो 2019 के डेटा के अनुसार, इसको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ, लेकिन इसको कंप्लीट मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि IUCN के रेड लिस्ट के बारे में हिस्ट्री समझाना और इंडिया में क्या हो रहा है उसको समझाना, पूरे वर्ल्ड का ले पाना। क्योंकि 30,000 से ज़्यादा स्पीसीज़ जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी में रखी जाती है, तो उसको सबको बता पाना तो आसान नहीं है। लेकिन भारत के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उसको हम जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 41% जो आपका एम्फीबियंस है, जिसको उभयचर कहते हैं, वो आपका संकटग्रस्त थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं, ऐसा IUCN की लिस्ट 2019 कहती है। मतलब जितने भी उभयचर हैं, उभयचर का मतलब क्या होता है कि जो जल में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, जो आपका थल में भी रह सकते हैं, तो उनकी बात की जा रही है। उन्हीं को कहा जाता है एम्फीबियन या फिर उभयचर। तो 41% उभयचर जो है आपका संकटग्रस्त हैं। 33% जो कोरल रीफ है, जिसको हिंदी में प्रवाल भित्ति कहते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। तो कोरल रीफ जो होता है, प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, मतलब समुद्र के अंदर पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं, जो पौधों की प्रजातियां हैं, प्लांट्स की प्रजातियां हैं, उसको कोरल रीफ का दर्जा दिया गया है। तो दुनिया का 33% जो कोरल रीफ है अलग अलग जगहों पे, वो आपका संकटग्रस्त है। इसकी भी चर्चा यहाँ पे IUCN के रेड लिस्ट में की गई है। अब समझते हैं कि IUCN के रेड लिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि स्पीसीज़ को स्टेटस देना, ताकि उनका साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड किया जा सके। मतलब स्पीसीज़ का जो स्टेटस दिया जाता है, चाहे वो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिया जाए या फिर वल्नरेबल आपको दिया जाए, तो जो भी आपका इसमें कैटेगरी बांटी जाती है उसको साइंटिफिक डेटा एनालाइज करने के बाद ही दी जाती है। उसको ऐसे तुक्का मार के नहीं दिया जाता, उसका पूरा कंप्लीट डेटा डिस्कशन होता है, उसके बाद ही उसको जारी किया जाता है। और उसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है कि ताकि हमारे आसपास हमारे लोगों के बीच में, ह्यूमन बॉडी के लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैलाई जा सके कि स्पीसीज़ जो हैं उनका हमारे जीवन में, हमारे आम दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और वो कैसे क्या हमारे देश के बायोडाइवर्सिटी को बना के रखते हैं, हमारे विश्व के बायोडाइवर्सिटी को बना के रखते हैं, उनके महत्व को बताना भी यहाँ पे IUCN के रेड लिस्ट के निकालने का उद्देश्य है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि बायोडाइवर्सिटी जो कि जैव विविधता है उसको कंजर्व करने के लिए प्लान तैयार करना। वो तभी संभव होगा जब आपके पास एक अच्छा डेटा होगा, चाहे वो नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि IUCN के रेड लिस्ट पे ही फोकस करती हैं और उसी के डेटा को ठीक मानते हुए अपने देश में, अपने क्षेत्र में इनको कंजर्व करने की कोशिश करती हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करती हैं।
ठीक है। तो अब समझते हैं कि IUCN का जो रेड लिस्ट निकलता है उसके यूजर कौन कौन से, मतलब कौन कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं जनरली, उनकी अगर चर्चा किया जाए। यहाँ पे आप समझते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी है, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो IUCN के रेड डेटा लिस्ट को ही ज़्यादातर फॉलो करती हैं। वाइल्ड लाइफ संगठन जितने भी हैं, चाहे हमारे देश का वाइल्ड लाइफ संगठन हो चाहे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के सभी IUCN के रेड लिस्ट को ही यहाँ पे यूज करती हैं। और संरक्षण रिलेटेड जो NGOs हैं, जो आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करते हैं, तो जो आपका संरक्षण मतलब स्पीसीज़ कंजर्वेशन से संबंधित जो भी NGOs हैं, वो भी IUCN के लिस्ट को ही फॉलो करती हैं। नेचुरल रिसोर्स प्लानर जो होते हैं वो भी IUCN के लिस्ट को ही फॉलो करते हैं और उसी के आधार पर प्लान तैयार करते हैं। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी जब बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि IUCN के लिस्ट के हिसाब से क्या कहा गया है, ठीक है। मीडिया भी इसका जिक्र करती है समय समय पर, अपने कंट्री के अंदर फोकस बनाने के लिए या फिर अपने कंट्री में बायोडाइवर्सिटी को लेकर के चिंता व्यक्त करने के लिए। जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ भी इस बात पर फोकस करती हैं और वो IUCN के लिस्ट को ही फॉलो करती हैं। ये तो हो गया आपका कि कौन कौन से लोग इस लिस्ट को फॉलो करते हैं। अब समझते हैं कि पर्पज क्या है, IUCN के लिस्ट को निकालने का पर्पज क्या है। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, अब पर्पज समझते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि इंटरनेशनल तौर पे एग्रीमेंट करवाना, जैसे साइट्स हो गए, साइट के बारे में हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो, रामसर कन्वेंशन हो गया, ये और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी स्टडी की जाती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के, इन सभी के लिए ध्यान आकर्षित करना ही आपका बेसिक पर्पज है IUCN का जो लिस्ट निकालने का उद्देश्य है। इसी तरीके से किसी भी देश के अंदर, चाहे वो आपका पक्षी घर हो, मतलब जो इसको जू कहते हैं, चिड़ियाघर, और नेशनल पार्क हो, इन पर जो बायोडाइवर्सिटी का एक लेवल होता है उसको मेंटेन करने की जो एक प्रेशर होता है वो तभी क्रिएट होगा जब उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो ये सारे पर्पज हो गए IUCN की लिस्ट को निकालने का। अब IUCN जो लिस्ट निकालता है वो 9 कैटेगरी में निकालता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कई बार आपको नहीं पता होता है और हवा में तीर मारने से अच्छा इसको थोड़ा सा आप देख लें। मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो पहला है आपका एक्सटिंक्ट, EX कैटेगरी, इसको हिंदी में बोलते हैं विलुप्त, मतलब जो ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु या पौधे जो एकदम से हमारे दुनिया में बाहर हो गए हैं, उनकी स्पीसीज अब पाई नहीं जाती है, उसको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रखते हैं। अगला है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब कि अगर जिस क्षेत्र में वो आपका पाए जाते थे, अगर ऐतिहासिक तौर पे उसके निवास क्षेत्र में वो विलुप्त हो गए हों तो उसको EW के क्षेत्र में रखते हैं, शॉर्टकट में इसको एक्सटिंक्ट वाइल्ड कहते हैं। तीसरी कैटेगरी है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसको CR के नाम से जानते हैं, इसको मतलब कहते हैं गंभीर खतरे वाला या फिर बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त, गंभीर संकटग्रस्त, तो इसको हाई रिस्क वाले क्षेत्र के स्पीसीज़ कहते हैं। मतलब ऐसी स्पीसीज़ जो बहुत ज़्यादा संकट में है, जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनको CR यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। चौथा आपका फोकस होता है इंडेंजर्ड, जिसको EN के नाम से जानते हैं। इसमें हाई रिस्क इन वाइल्ड लाइफ, ये संकटग्रस्त होते हैं। कहने का मतलब कि अपने निवास स्थान पे, जहाँ पे ऐतिहासिक तौर पे उनका निवास पाया जाता है, वो अपने नेचुरल निवास में संकट में है और दुनिया के अलग कोने में तो पाया जाता है, लेकिन जहाँ पे उनको पाया जाना चाहिए वहाँ नहीं पाए जाते। तो ऐसे स्पीसीज़ को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखते हैं। वल्नरेबल क्या कहते हैं, VU के नाम से इसको शॉर्टकट में जानते हैं। इसमें हाई रिस्क इन वाइल्ड होता है, मतलब ये असुरक्षित हैं या फिर इनमें चिंता व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। आपका 6th है नियर थ्रेटेंड, मतलब NT का मतलब है जल्द ही ये आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने वाले हैं, ये आपका 6th कैटेगरी हो गई। 7th कैटेगरी है कि लीस्ट कंसर्न, LC के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा लोवेस्ट रिस्क होता है, लेकिन हाँ ये है कि रिस्क है, रिस्क से शुरुआत हो चुकी है, इसको 7th कैटेगरी में रखते हैं। 8वां है आपका डेटा डिफिशिएंट, कहने का मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिल पाता, उसको हम 8th कैटेगरी में रखते हैं। नॉट इवेल्युएटेड, मतलब कि जिसको IUCN क्राइटेरिया के तहत इवेल्युएट नहीं किया जाता, क्योंकि IUCN का भी तो एक क्राइटेरिया होगा, वो दुनिया के हर स्पीसीज़ का अध्ययन तो नहीं कर सकता ना, तो उसके क्राइटेरिया में जो नहीं आता तो उसको आपका अलग से 9th कैटेगरी में रखा जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ डेटा लेंगे, जैसे कि हमने भारत के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स को लिया है, ठीक है। स्तनधारी जो आपके जीव जंतु होते हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो CR कैटेगरी में आते हैं, या फिर CE बोल लीजिए, क्योंकि इंडेंजर्ड भी लगा हुआ साथ में, तो उनका यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो एक आपका है पिग्मी हॉग, हॉग मतलब होता है एक तरह का सुअर होता है, तो वो भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडिया में। दूसरा आपका है अंडमान वाइट टूस्ड श्रीव, और अंडमान में जो आपका सफ़ेद रंग के आपके सफ़ेद दांतों वाले जो आपके छछूंदर पाए जाते हैं, वो भी आपका CR कैटेगरी में ही आते हैं। तीसरा आपका है जेंकिंस अंडमान स्पाइनी श्रीव, मतलब कि ये अंडमान के क्षेत्र में ही अंडमान के क्षेत्र में ही पाए जाने वाले जो आपके छछूंदर हैं, उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। निकोबार के जो वाइट टेल्ड श्रीव हैं, मतलब कि फिर से एक बार छछूंदर की एक प्रजाति है, उनको भी आपका अंडमान और निकोबार के क्षेत्र में ये सब जो हैं अलग अलग कैटेगरी में, इनको आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है।
कोंकण के रेड को, कोंकण क्षेत्र कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र का जो आपका कह सकते हैं कि सी लाइन है, सी फेसिंग लाइन है, उसमें जो चूहे पाए जाते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी जो है वो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। 6 नंबर पे आपका लार्ज रॉक रेड एंड एल्वीरा रेड, ये भी एक तरह का रेड का ही स्पीसीज़ का एक प्रकार है, वो भी आपका CR कैटेगरी में पाए जाते हैं। इसी तरीके से नामदापा फ्लाइंग स्क्वायरल, कहने का मतलब है इसमें ऐसी गिलहरी की बात करी जा रही है जो कि आपका फ्लाइंग स्क्वायरल के नाम से जाने जाते हैं, नामदाफा के नाम से, वो भी आपका CR कैटेगरी में आते हैं। मालाबार क्षेत्र में पाए जाने वाले सिवेट जो हैं, ठीक है, वो भी आपका, इसको कभी कभी बिलाव कस्तूरी के नाम से जानते हैं। सिवेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, कस्तूरी होता है, ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिएगा, तो कस्तूरी भी कहते हैं। तो मालाबार के क्षेत्र में पाए जाने वाले, तो ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है भारत में। ये 2019 की लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हर साल होते रहते हैं। अगला है कि सुमात्रा रीजन में पाए जाने वाले राइनोसेरस, राइनोसेरस का मतलब होता है गेंडा। इसी तरीके से जावान, मतलब जावा के क्षेत्र में, सुमात्रा और जावा के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो राइनोसेरस हैं, जो आपके गंडे हैं, वो भी आपका CR कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। मतलब ये भारत की बात है, ठीक है, ये जावा देखो, ये जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ये तो भारत में नहीं आप कहोगे तब कैसे आप बता रहे हो। एक्चुअली ऐसा है कि मतलब जो मूल प्रजाति होती है वो आपका सुमात्रा की है, जावा की है, लेकिन उसी कैटेगरी के मिलते जुलते जो आपके गैंडे हैं वो भारत में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं इन बातों को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड की बात करेंगे। यहाँ पे जो पक्षी हैं, पहले मैंने क्या किया था, मैमल्स की बात किया था, स्तनधारी जीवों की बात किया था, जो कि आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे पक्षी जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, जैसे आपका आयथिया बेरी, ठीक है, ये एक तरह के बर्ड हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उसको CR कैटेगरी में रखा गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। फॉरेस्ट के आउलेट, फॉरेस्ट के आउलेट मतलब कि एशिया और अफ्रीका में पाए जाने वाले स्मॉल जो आउल होते हैं, उल्लू होते हैं, उसको जंगली उल्लू कहते हैं या फॉरेस्ट आउलेट कहते हैं। तो ये भी आपका बर्ड के कैटेगरी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको तो आप सभी जानते होंगे, तो ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। बंगाल फ्लोरिकन, ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन मतलब कि साइबेरियन जो आपका सारस पक्षी होता है, साइबेरिया में के होते हैं, ये आपका क्या होता है कि ठंडी जब पड़ती है साइबेरिया में तो वो भारत में चले आते हैं। तो यही इनका, क्योंकि यहाँ पे भारत में अपेक्षाकृत कम ठंडी होती है, मतलब थोड़ा सा गर्मी का एहसास लेने के लिए साइबेरिया के पक्षी आते हैं, तो इनको भी, साइबेरियन क्रेन को भी भारत के अंतर्गत क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अगला है स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, सैंड पाइपर मतलब टिटहरी कहते हैं इसको, ठीक है, सैंड पाइपर को क्या बोलते हैं, टिटहरी कहते हैं, तो ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सोसिएबल लैपविंग, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। जॉर्डन्स कोर्शर, जॉर्डन्स कोर्शर जो है वो भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में भारत में आता है। वाइट बैक्ड वल्चर, ठीक है, वाइट बैक्ड वल्चर, वल्चर का मतलब आप सभी जानते होंगे, गिद्ध से मतलब है हमारा, तो मतलब कि पीठ अगर सफ़ेद होती है, एक वल्चर ऐसा है जिसकी पीठ सफ़ेद होती है, तो उस तरह के जो गिद्ध हैं वो आपका इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। और रेड हेडेड वल्चर, तो ये भी आपका जो युद्ध है, ये जो युद्ध कर रहे हैं गिद्ध है, वो भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने को है, ठीक है। वाइट बेलीड हीरोन जो है, ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में होने को है। और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, जो कि आपके स्लेंडर बिल्ड वल्चर होते हैं, तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने को हैं। इसी तरीके से इंडियन वल्चर जो है आपका, उसको भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है। और पिंक हेडेड डक, डक का मतलब क्या होता है आप सब भी जानते हैं, बत्तख जो होता है, इसको भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने को है, ठीक है, मतलब आने को है, मतलब कहने का मतलब है कि ये सब शामिल है ना, इस समय पाए जाते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, इसको हल्के में समझिएगा। हिमालयन क्वेरल जो है, हिमालयन क्वेल जो है, इसको आप बटेर कहते हो हिंदी में, बटेर पक्षी तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो आपका क्वेल या बटेर पक्षी हैं, वह भी आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में होने को है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, और भी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल्स के बारे में फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका घड़ियाल हो गया, मतलब ये जीव जो पानी के आसपास, पानी में ही अधिकतर पाए जाते हैं, जैसे घड़ियाल क्या हुआ, पानी में तो पाया जाएगा, बाहर तो नहीं पाया जाएगा। इसी तरीके से हॉक्सबिल टर्टल होता है, टर्टल मतलब क्या होता है, टर्टल मतलब होता है कछुआ, ठीक है। तो ये जो कछुआ होता है वो हॉर्सबिल कछुआ जो होता है वो भी आपका CR कैटेगरी में, CE कैटेगरी में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आप जो समझना हो समझो, ठीक है। लेदर बैक टर्टल, ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रिवर तेरापिन जो है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और बंगाल रूफ टर्टल जो है वह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड पाया जाता है। सिस्पेरा डे जीको, ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। जीको का मतलब क्या होता है, ये एक तरह की छिपकली होती है, ठीक है, जीको मतलब एक तरह की छिपकली होती है, वो सिस्पेरा डे जीको होता है, वो भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने को है।
अब बात करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिशेस की, मतलब कुछ ऐसे मछलियाँ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड भारत के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो पौडुचेरी मतलब पांडिचेरी में जो आपका शार्क है, शार्क मछली है, वो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गंगा के अंतर्गत पाए जाने वाले शार्क जो है, गंगेटिक शार्क जो है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नाइफ टूथ सॉफिश, सॉफिश को आरा मछली कहते हैं। सा मतलब होता है आरा, फिश मतलब मछली, तो आरा मछली इसको कहते हैं। हम हिंदी वाले कुछ भी नाम रख देते हैं। लार्ज टूथ सॉफिश जो है वो भी आपका यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नैरो स्नॉट सॉफिश जो है वो भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने को है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको यहाँ पे मैं बताते चलूँ, जिससे कि आपका आईसीएन के लिस्ट से संबंधित जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली आपके फोकस होकर के क्लियर हो जाए। इसमें है कि भारत में 2019 के अनुसार 132 जो जीव हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 48 प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में भारत में पाई जाती है। हो सकता है मैंने सबके नाम ना बताए हों और सबका नाम ले पाना संभव भी नहीं हो सकता एक बार में, एक ही वीडियो में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने जरूर बताने की कोशिश की है आपके साथ। अब लास्ट में पूरे दुनिया के अंतर्गत 30,000 ऐसे जीव जंतु हैं जो कि इंडेंजर्ड होते हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने को है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।